नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। मैं हूं आपके साथ तरुणा। शाम के 4 बज गए और वक्त हो गया है 4 बड़ी खबरों का। तो आज की पहली बड़ी खबर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे, पंजाब में किसानों ने बंद का आह्वान किया है। सुबह 7 से शाम 4 बजे तक बंद के दौरान कई जगह हंगामा देखने को मिला। वहीं तीसरी बड़ी खबर, बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर स्टूडेंट सड़कों पर उतर गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी में कथित तौर पर हुए पेपर लीक को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर नजर आ रहा है। और चौथी और आखिरी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने संभल हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें पार्टी की ओर से 5-5 लाख रुपए के चेक सौंपे गए। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। दिल्ली वासियों के लिए एक और योजना की घोषणा कर दी गई है। बुजुर्गों और महिलाओं को साधने के बाद इस बार केजरीवाल युवाओं के लिए योजना लेकर आया है। अरविंद केजरीवाल ने मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों के लिए सम्मान योजना की घोषणा की। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में फिर से हमारी सरकार बनने पर पुजारी और ग्रंथियों को करीब 18,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। इसके लिए मंगलवार 31 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन होगा। और केजरीवाल ने कहा कि मंगलवार को वह स्वयं कैनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाकर वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद पूरे दिल्ली में पुजारी और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन होगा। दिल्ली में पूर्व सीएम ने कहा, भाजपा और कांग्रेस से गुजारिश है कि इस तरह से उन्होंने महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के लिए लाई गई योजना का विरोध किया और रजिस्ट्रेशन रोकने की कोशिश की, फिर भी रोक नहीं पाए। वैसे कोशिश इस योजना के लिए ना करे, बड़ा पाप लगेगा। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। ये वो तबका है जिसने सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया, हमारे संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम इसे, मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी जी जुड़ गए। द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। जैसे देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए, नई घोषणाएं वह कर रहे। विधानसभा चुनाव से पहले अभी 2 दिन पहले उन्होंने महिला सम्मान के लिए योजनाएं निकाली थी और अब पुजारी और ग्रंथियों के लिए भी सम्मान योजना की घोषणा की है। निश्चित तौर पर जो ये फैसला है बहुत ही अहम फैसला है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ग्रंथी होते हैं और जो मंदिर के पुजारी होते हैं, इनका कोई रोजगार, ऐसा स्थायी रोजगार नहीं होता है और ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो ट्रस्ट और जो स्थानीय मंदिर होता है उस पर डिपेंड करते हैं। और कई बार आपने देखा होगा पूर्व में जब कोई महामारी आती है या कोई समस्याएं आती हैं तो इनको अपने जीवन यापन करने के लिए एक बहुत ही कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ता है। इस प्रकार से अगर दिल्ली की सरकार इनको इस प्रकार की योजना के द्वारा जोड़ती है और कहीं ना कहीं 18,000 रुपए का एक अंशदान या जैसे अगर उनको एक आर्थिक सहायता अगर दिल्ली सरकार करती है तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही अच्छा और अहम फैसला होगा, क्योंकि जो ये
वेतन या जो ये 18,000 रुपए जो उनको दिया जा रहा है, ये उनके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए बहुत बड़ा एक साधन होगा। और आने वाले समय में अगर कोई उनको बीमारी होती है या उनको जीवन यापन करने में किसी प्रकार की समस्या है, तो निश्चित तौर पर ये जो सरकार को दे रही है, ये बहुत ही कारगर साबित होगा उनके लिए। जी, ऐसा भी देखा गया है कि जब अभी वो घोषणा कर रहे थे पुजारियों और ग्रंथियों के लिए, उसी दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा था केजरीवाल ने और कहा था कि आप इस योजना को ना रोके, नहीं तो आपको भी पाप मिलेगा। निश्चित तौर पर देखिए, मैंने जैसे पूर्व में भी बोला कि जो ग्रंथी और पुजारी होते हैं, इनका कोई जीवन यापन करने का, कोई रोजगार का स्थायी साधन नहीं होता है। और कहीं ना कहीं ये जो ग्रंथी और जो पुजारी होते हैं, ये मंदिर और गुरुद्वारे पर ही डिपेंड रहते हैं। जो वहाँ का ट्रस्ट होता है, जो भी उनको जीवन यापन के लिए वस्त्र वगैरह या जो भी उनको खान पान की सामग्री मिलती है, उसके आधार पर ही वह अपना जीवन यापन करते हैं। तो निश्चित तौर पर उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप लगाया है और उन्होंने कहा भी है कि इस योजना का बिल्कुल भी बायकॉट ना करें या इसका विरोध ना करें, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम योजना है पुजारी के लिए। और इस योजना के द्वारा कहीं ना कहीं पुजारियों का, ग्रंथियों का जीवन यापन होगा। और अगर कोई भी सरकार, मैं तो कहता हूं, अगर कोई भी राजनीतिक दल इस योजना का बहिष्कार, निश्चित तौर पर यह भागी बने। जी, तो केजरीवाल की सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि केजरीवाल की ही सरकार है, तो उससे पहले ही उन्होंने ये सारी घोषणाएं की, पहले भी तो वो कर सकते थे ना। पंजाब में भी उन्होंने घोषणाएं करी थी कि वो बहनों के खातों में पैसे डाल देंगे, पर वो अभी तक नहीं डाल पाए हैं। और अभी तो उन्होंने दिल्ली के अंदर जो राशि है वो भी बढ़ाकर देने की घोषणा की है। निश्चित तौर पर घोषणाएं होती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या इस प्रकार से योजना का क्रियान्वयन होता है, ये सबसे मुख्य। आपने देखा होगा पहले जब ऑटो वालों को लेकर के केजरीवाल ने घोषणा की थी, तो निश्चित तौर पर रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी जो घोषणा की थी, उसमें कहीं ना कहीं आमूलचूल परिवर्तन हुआ। और आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, वो काफी राहत की सांस महसूस कर रहे हैं। तो कोई भी योजना अगर की घोषणा होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं समय लगता है और धीरे धीरे वह योजनाएं जमीनी स्तर पर पहुंच पाती हैं। तो निश्चित तौर ऐसी घोषणाओं में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हाँ, अगर ये घोषणाएं सही तरीके से क्रियान्वयन होती हैं, तो निश्चित तौर से जनता का लाभ मिलेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब में किसानों ने बंद का आह्वान किया था। सुबह 7 से शाम 4 बजे तक बंद के दौरान कई जगह हंगामा देखने को मिला। रेल यातायात पर भी किसानों के पंजाब बंद का असर देखने को मिलेगा। यहां किसानों के प्रदर्शन के चलते करीब 221 ट्रेन प्रभावित हुई है, जबकि 19 ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। वहीं बता दें कि फसलों की एमएसपी की गारंटी कानून समेत करीब 13 मांगों को लेकर किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। इसके समर्थन में आज पंजाब बंद का ऐलान किया। पंजाब में 200 जगह सड़कें जाम है। जालंधर दिल्ली नेशनल हाईवे और अमृतसर दिल्ली हाईवे पर किसान बैठ गए हैं। मोहाली में एयरपोर्ट रोड ब्लॉक कर दिया गया है। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजाब के मोहाली जिले में लगभग 600 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए। मनीष जी, किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और अभी भी पंजाब बंद का आह्वान किया गया है और लगातार इनका प्रदर्शन देखा जा रहा है काफी दिनों से। किसान अब प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसानों को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार के प्रदर्शन जनता को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। ऐसा समय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया है। दूसरी चीज, अभी जैसे मैं आपकी पिछली खबर देख रहा था, केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, तो सरकार ने क्या इस पे कोई अपना मत जाहिर करा है कि सरकार इस प्रदर्शन को किस नजर से देखती है? आज भी केजरीवाल जी दिल्ली के चुनाव के लिए निरंतर घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन क्या पंजाब के किसानों को मुद्दों को भी उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा? नहीं रखा। तो उन्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जमीन पे मुद्दों को साथ लिया पड़ेगा। अगर किसानों की कोई भी समस्या है, तो क्या आज आपने मुख्यमंत्री उनसे कोई वार्ता करी? क्या उसका कोई हल की कोशिश करी? क्या उनके बंद के आह्वान के पहले उनसे कोई मुलाकात या कोई डिस्कशन हुआ? ऐसा लगता नहीं है कि कुछ हुआ है।
तो उन्हें इन चीजों का निरंतर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जनता पे जितना दायित्व केंद्र सरकार का है उतना ही प्रदेश सरकार का है। पर वो तो जेल से निकलने के बाद घोषणाएं पे घोषणाएं कर रहे हैं, साथ ही जो यहाँ पर किसान है वो एमएसपी को लेकर, साथ ही अपनी 13 मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, ट्रेन जाम कर भी दिया है उन्होंने। देखिए, आज वहां की सरकार को ये समझ में आएगा इस तरीके की मांगे लेके केंद्र सरकार पे आते थे तो केंद्र सरकार इस विषय में क्या कर सकती है। आज किसानों ने जो आंदोलन प्रदेश में एमएसपी जो है वो प्रदेश सरकार का विषय होता है। आप देखिए कि एमएसपी केंद्र निर्धारित नहीं करता क्योंकि पूरे भारत के किसान जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत में आते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से देखा गया है कि पंजाब या दिल्ली के आसपास के किसान ही इन चीजों में कुछ ज्यादा आंदोलित रहते हैं। तो किसानों के संग सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात भी करनी चाहिए और ये समझने की भी कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ये समस्याएं क्यों हो रही है। राज्य रोज एक नई घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो आम आदमी पार्टी के कन्वेयर के रूप में उनका आम आदमी पार्टी शासित राज्यों में जो परेशानी है उसको देखने का भी अधिकार उनका ही है। दिल्ली पे तो उनका संपूर्ण ध्यान है, जहाँ पे वो इस समय मुख्यमंत्री के पद में भी नहीं है, फिर भी घोषणाएं करते जा रहे हैं और पंजाब की तरफ वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। तो उन्होंने जो पहले पंजाब में घोषणाएं की थी उनको भी तो नहीं पूरा कर पाए थे वो। देखिए, घोषणाएं आप जो भी सरकार करती है, सरकार के पास उसका एक वर्किंग मॉडल होना चाहिए। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि 2 से 2.5 साल पहले जो किसानों को के अलावा जो वहां पंजाब की महिलाओं को वादा करा गया था कि उन्हें कितना पैसा तो आज तक डिलीवर नहीं हुआ है, भी नहीं है, तो वो इसका कोई प्रावधान नहीं कर सकते। बजट में उनका कोई स्टे नहीं होगा, वो एक नॉर्मल विधायक के रूप में दिल्ली में है। अगर आशीषी जी इस तरीके की कोई घोषणा करती तो वो संवैधानिक दावा पहचान उसे पहनाने की कोशिश भी करती, लेकिन केजरीवाल से सिर्फ घोषणा है और इस बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली से चुनाव अपने हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। जी, पर जो ये प्रदर्शन देखा जा रहा है इससे यातायात भी बाधित होता है, साथ ही जो आने जाने वाले लोग होते हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी भी पार्टी को या किसी भी किसानों को किसी भी समुदाय को जब कोई भी प्रदर्शन करना होता है तो उन्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो भी इन्हीं जनता के बीच में से आते हैं। आज उनके लोग भी शायद इस समय इस समस्या को कहीं फेस कर रहे हो और जो लोग भी इस समस्या को फेस कर रहे हैं उनको ये परसेप्शन पॉजिटिव नहीं दिखता। बातचीत ही एकमात्र हल है। बंद का आह्वान करना, ट्रेनें रोक लेना, लोगों का आवागमन रोक लेना ये समस्या का समाधान नहीं है। अगर वो इस तरीके के प्रदर्शनों पे जाते हैं तो जनता की रुचि भी उनके प्रदर्शनों से कम होती जाती है और जनता के लिए सरकार के प्रति जी अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को कितना हल कर पाती है या नहीं। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर स्टूडेंट सड़कों पर उतर गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी में कथित तौर पर हुए पेपर लीक को लेकर विपक्ष पे लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में छात्र भी जबरदस्त प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बिहार में साल 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में छात्रों का ये आंदोलन नीतीश कुमार को भारी पड़ सकता है। बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस के साथ झड़प को लेकर सियासत भी हो रही है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है ये बहुत दर्दनाक है, बीपीएससी अभ्यर्थियों को कैसे पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, इसमें कई स्टूडेंट बुरी तरह घायल है। आरजेडी इसकी निंदा करती है। तेजस्वी यादव की ओर से जन स्वराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर पर छात्र आंदोलन को भटकाने का भी आरोप लगाया गया है। उन्होंने पेपर लीक पर हमले करते हुए कहा कि दरअसल कुछ लोग स्टूडेंट के आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नजम अहसन जुड़ गए हैं। नजम जी, जैसे कि देखा जा रहा है कि जो बीपीएससी का प्रदर्शन है वो 13 दिन से लगातार जारी है और ये अपने री एग्जाम करवाने को लेकर डटे हुए हैं। देखिए, जहां तक बिहार की बात है तो बीपीएससी के छात्र हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार जो है वो किसी भी हालत में बात को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन कल के आंदोलन से ऐसा लगा कि जब वो बैरिकेडिंग तोड़ के आगे निकले थे तो ऐसा लग रहा था, लेकिन आज नहीं बिहार बंद का
ऐलान किया है। उधर नीतीश कुमार पर जिस तरह से आरजेडी की नेता तेजस्वी यादव वो हमलावर हैं और वो कहते हैं कि इनको बात माननी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार बात में छात्रों को क्यों नहीं मान रहे हैं? छात्र जो है वो आंदोलन जो कर रहा है वो सड़कों पर है और ऐसी स्थिति में छात्रों की बात नीतीश सरकार को बात को माननी चाहिए, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग जब ये परीक्षा को रद्द करने की बात करता है तो भाई इनकी परीक्षाओं को परीक्षा जिस तरह कैमरे की नजर में मान जाने तो कैमरे की नजर में कर देना चाहिए। नीतीश सरकार क्यों नहीं मान रहे हैं? और दूसरी तरफ जहां तक देखिए प्रशांत किशोर की बात की जाए तो प्रशांत किशोर आरजेडी के अलावा वो इस आंदोलन को हाईजेक करना चाहते हैं और हाईजेक ऐसा हाईजेक करना चाहते हैं, ये तो आरोप कलम में तेजस्वी यादव का है। और छात्रों की बात अगर नीतीश सरकार नहीं, क्योंकि नीतीश सरकार नहीं मानती है तो आने वाले 2025 में बिहार में चुनाव है और उस चुनाव का भारी नुकसान का सामना नीतीश सरकार को करना पड़ सकता है, क्योंकि नीतीश की जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार के साथ गठबंधन में है। लेकिन हमें कुछ आशंकाएं लग रही, जिस तरह से नीतीश कुमार आरजेडी से भी मिल रहे हैं, इधर क्या मैं दिल्ली की तरफ भी रुख कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश की दूसरा भी रुख हो सकता है। लेकिन छात्र बिल्कुल इस वक्त उग्र हो चुका है वहां पे बिहार में, और आपने खुद ही देखा कि बिहार में छात्रों का आंदोलन इस कदर बढ़ गया है और ये आगे हम अगर ये बात नहीं मानी तो आगे और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जी, ये भी देखा गया है कि जो बीपीएससी का एग्जाम है वो 912 सेंटर्स पे किया गया था और उसमें एक ही सेंटर पर ये गड़बड़ी पाई गई है। तो लोकायुक्त का कहना है कि यहाँ पर कोई सबूत तो हो कि गड़बड़ी पाई गई है या नहीं पाई गई है, इसी वजह से रद्द किया गया है पेपर। छात्र यही तो कह रहे हैं कि भाई सब जगह के परीक्षाएं रद्द करके एक साथ कराई जाए और सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में कराई जाए। जी, और जो जी अगर इनकी बात जी बोलिए। अगर छात्रों की बात नीतीश सरकार नहीं मानती है तो जिस तरह से बिहार में छात्र आंदोलन चल रहा है तो ये आंदोलन और भी आगे बढ़ सकता है। आपने देखा कि जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहा है तो छात्र तो ट्रेन रोको भी आंदोलन कर देंगे। आपने देखा कि जिस तरह से बर्बरता पूर्वक पुलिस ने छात्रों के ऊपर लाठी चलाई, पानी ठंडक के दिन में पानी छोड़े गए। एक तो छात्र इतनी मेहनत से पढ़ लिख कर 1 साल की पढ़ाई से दिन रात पढ़ता है और आखिर में आके उस परीक्षा को रद्द कर दी जाती है। तो छात्रों के साथ एक ऐसे नीतीश सरकार है वो खिलवाड़ कर रही है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर भी हमलावर है, लेकिन तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर भी आरोप लगाया कि वो इस आंदोलन को हाईजेक करना चाहते हैं। जी, इतनी मेहनत करके जो बच्चे हैं वो परीक्षा देने आते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और फिर पता लगता है कि जो पेपर ही है वो लीक हो गया है और वापस से पूरा पेपर रद्द कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है कि आप देखिए कि लगातार जो है छात्र सुबह शाम दोपहर पढ़ते रहते हैं, उनकी फीस ये वो ट्यूशन करते हैं, आते हैं, कोचिंग करते हैं, अपना सारा लगाते हैं। लेकिन सर और आखिरी वक्त क्या होता है कि जो इतनी मेहनत करने के बाद लास्ट मोमेंट में अगर इंसान के साथ ऐसी चीज हो जाती है, परीक्षाएं रद्द कर दी जाती है। एक सेंटर पे हुआ था तो उस सेंटर को ही इनको रद्द करना चाहिए, ना कि सारे सेंटरों को रद्द कर दिया। जी, सरकार क्यों नहीं सोचती इस बात को? नीतीश सरकार को इस बात में सोचना चाहिए कि छात्रों के साथ बड़ी बड़ी बातें करते हैं नीतीश जी कि हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों का ये है, छात्रों को रोजगार देंगे, ये करेंगे। लेकिन छात्रों के साथ कोई भी सरकार हो, आज मैं नीतीश जी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई भी सरकार हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, तो छात्रों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये बड़ी मेहनत से पढ़ के आते हैं और बहुत ये देश के भविष्य है। जी, आप देश की भविष्य है और इनके साथ ऐसा खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने संबल हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें पार्टी की ओर से 5-5 लाख रुपए के चेक सौंपे गए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में ये डेलीगेशन संभल गया था। सपा डेलीगेशन को लीड कर रहे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि हम पहले आना चाहते थे लेकिन हमें आने नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन 5 लोगों को पुलिस की गोली से मारा गया। इसके अलावा संबल हिंसा को लेकर पुलिस ने सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसको लेकर माता प्रसाद ने कहा कि यह जो मुकदमे सांसद जिया उर रहमान और पर दर्ज कराए गए हैं वो पूरी तरह से गलत है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ संबल से संवाददाता रामपाल सिंह जुड़ गए हैं। रामपाल, जो देखा गया है कि जो संबल में हिंसा हुई थी काफी उग्र हुई थी और उसी को देखते हुए सपा ने 5-5 लाख पीड़ित परिवारों को दिए हैं। जी बिल्कुल मैं बताऊंगा तरुणा। देखिए जैसे जैसे मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है वैसे ही जो राजनीतिक दल हैं कहीं ना कहीं एक राजनीति है यहाँ पर जो संबल हिंसा की वो कहीं ना कहीं गर्माती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सपा का जो डेलीगेशन है 11 सदस्यीय डेलीगेशन आज संभल पहुंचा है। तो वहां पर जो हिंसा में मारे गए 5 परिवारों के जो 5 लोग मारे गए हैं उनके परिवारों से जो सपा का डेलीगेशन है वो मिला है और जो सपा के जो सांसद है जिया उर रहमान बर्क और जो नवाब इकबाल महमूद सपा के जो संभल से विधायक हैं और जो पिंकी यादव असमोली से विधायक हैं और जो रामखिलाड़ी यादव गुन्नौर से विधायक हैं ये भी इस डेलीगेशन में शामिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक रोटियां हैं कहीं ना कहीं सपा जो अपनी बरकरार रखने में कायम लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये जो बीते दिनों में जैसे हिंसा हुई थी उसके बाद में वो जो वर्चस्व लूटना चाहती थी वो कहीं ना कहीं ये जो राहुल गांधी ने अपना आकर के जलवा बिखेर दिया। उनको बुला करके अपने आवास पर उन परिवारों को बुला करके तो जो वर्चस्व कायम रखा है अपनी जो कामयाबी उनको दिखाई है। तो वहीं उसको देखते हुए ये जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे जो उनका है माता प्रसाद का जो नेता प्रतिपक्ष है उनका इस तरीके से बयान आया है कि उन्होंने जो कहा है कि हम पहले आना चाह रहे थे लेकिन रोक दिया गया, लेकिन वहां पर कांग्रेस जो है राहुल गांधी है उन्होंने अपना वर्चस्व लूटा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों आपने जो आगामी चुनाव के लिए और आने वाली चुनाव 2000 चुनाव की तैयारियों को लेकर के तो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां यहाँ पर समाजवादी हो या फिर कांग्रेस हो वो अपनी करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में सपा का जो डेलीगेशन आया है उन्होंने जो सपा के जो विधायक के बेटे पर इस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ है और जो सपा सांसद वर्ग पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है संभल में, तो इसको लेकर के भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। तो ऐसे में अब सपा ये चाहती है कि जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार बताए हैं। ऐसे में सपा जो अपना जो दावा है अपना जो पक्ष है वो रखती हुई नजर आ रही है। जी तरुण, ये भी देखा गया था जो नेता है माता प्रसाद उन्होंने जिया उर रहमान जब संबल में हिंसा हो रही थी तो वहां पर वो मौजूद थे और जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उसको गलत बताया उन्होंने। देखिए मैं बता दूं जिस तरीके से 24 तारीख को जो हिंसा हुआ उससे पहले 22 तारीख को जो जुमे की नमाज हुई थी सर्वे के बाद, तो उसके बाद जो दोबारा 24 तारीख को सर्वे हुआ था उससे पहले 22 तारीख को जुमे की नमाज थी। तो वहां पर पे उन्होंने जिस तरीके से सपा सांसद ने विवादित बयान दिया था तो उसको लेकर के उस तरीके उसके बाद में दूसरे दिन को ही जिस तरीके से वहां पर जो सर्वे टीम ही वो कानूनी प्रक्रिया थी तो उन्हें करना देना चाहिए था। ये इस सवाल को कोई नहीं उठाया, इस बात को कोई नहीं कहेगा कि अगर कानून की प्रक्रिया में अगर व्यवधान डालेगा तो उस पर कार्रवाई जायज है। तो ये देखिए जो सपा है कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रही है, अपने सांसद अपने विधायक के बेटे को बचाने का काम करने की कोशिश करने में जुटी हुई है। ऐसे में जो कहीं ना कहीं इन पर जो सपालिया निशान और इनको खड़े होते हैं। जी तरुणा, तो ये जो सपा है कहीं ना कहीं अपना बचाव करने में जुटी हुई है। जी इनके जो नेता हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े होते हैं। इनको बिजली विभाग ने भी मुकदमा दर्ज किया है, बिजली चोरी के मामले भी दर्ज हुए हैं। ऐसे में सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पर भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था बिजली चोरी का। तो कहीं ना कहीं ये अपना पक्ष अपना बचाव करने में पूरी कोशिश में जुटी हुई है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।